हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बी रैंकर्स नर्सिंग एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारा जो है थर्ड सेशन आज स्टार्ट होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नर्स वुड एनालाइज एन आर्टीरियल पीएच ऑफ 7.46। मतलब हमने किसी पेशेंट का एबीजी किया। व्हाट डज एबीजी स्टैंड फॉर? आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस। तो हमने किसी का एबीजी किया और एबीजी करने का मोस्ट कॉमन साइट क्या है? एग्जाम में कई बार यही पूछा गया है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एबीजी इज रेडियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट क्या है एबीजी करने का? रेडियल आर्टरी। और एबीजी करने से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं? एबीजी करने से पहले हम हमेशा एलेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पर्पस क्या है एलेन टेस्ट का? टू चेक दी पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। ठीक है, टू चेक दी पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। हम यहाँ पे अल्नार आर्टरी की पेटेंसी क्यों चेक करेंगे? क्योंकि देखिए, हम जब भी एबीजी करते हैं तो एबीजी करने का मोस्ट कॉमन साइट क्या बताया मैंने आपको? रेडियल आर्टरी। और एबीजी करने से पहले हमें हमेशा परफॉर्म करना होता है एलेन टेस्ट। देखिए, जो भी मैं आपको क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे करा रही हूँ, जो भी टेस्ट्स हैं और जो भी किसी भी तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है डिजीजेस से लेके, हम उन सब के ऊपर एक इमेज बेस्ड भी लेकर आएंगे। सो इट विल हेल्प यू टू क्रैक द नॉरसेट इन द इमेज बेस्ड सेक्शन। एलियन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्यों करते हैं? टू चेक दी पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। अब क्या होता है, जब भी हम रेडियल आर्टरी से कर रहे हैं तो हम करेंगे रेडियल आर्टरी को यहाँ पे प्रिक। तो जब भी हम रेडियल आर्टरी को प्रिक करेंगे तो मान लीजिए कि प्रिक करते टाइम पे किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गया, जैसे कि थ्रोम्बस बन गया है ना, और आगे जाके जो ये रेडियल आर्टरी है ये ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रही है, ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो जो हैंड है, जो हाथ है, वहाँ पर डेवलप हो जाएगा साइनोसिस। इसीलिए हम अल्नार आर्टरी के पेटेंसी चेक करते हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पर रेडियल आर्टरी काम नहीं कर पाएगी तो हमारे जो हाथ हैं उनको अल्नार आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती रहेगी। अब एलेन टेस्ट परफॉर्म नहीं किया और पहले से ही अल्नार आर्टरी जो डैमेज है या फिर हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है और पूरे हाथों में फिंगर्स में रेडियल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, और हमने क्या किया, एबीजी करने के लिए हमने रेडियल आर्टरी को भी फोड़ दिया। तो पहले से ही अल्नार आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं कर रही थी और हमने रेडियल को भी फोड़ दिया, तो अब रेडियल भी ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो हाथ जो है वो साइनोस्ड हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो हमने एबीजी कर लिया। तो एबीजी में
क्या आया है इसको पता करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉर्मल वैल्यूज़। नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, जो पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 एक नॉर्मल पीएच होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 80 to 100 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, हम इसको ही याद कर लेंगे, ओके, 35 से 45। अब देखिए, अगर पीएच यहाँ से इस तरफ को जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये एसिड, और पीएच यहाँ से इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा बेस। बेस में अगर एबीजी में हम डिफाइन करेंगे एल्कलॉसिस, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एसिडोसिस। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए इसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ ली हैं। The nurse would analyze an arterial pH of 7.46। तो मैंने क्या आपको बताया, 7.35 to 7.45 नॉर्मल होता है। अगर इसके इधर जाएगा तो हो जाएगा एसिडोसिस, और इसके इधर जाएगा तो हो जाएगा एल्कलॉसिस। तो 7.46 जो वैल्यू है 7.45 के बाद आएगी, तो एसिडोसिस नहीं होगा। हीमोस्टेसिस एक अलग कंडीशन है और न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो यही एक नॉर्मल कंडीशन है, तो हम यहाँ पर ही एक न्यूट्रलाइजेशन मानेंगे। तो ये कंडीशन क्या है, एल्कलॉसिस। तो सेकेंड आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, कि अगर कोई पेशेंट है उसका पीएच 7.46 आया है, मतलब कि कंडीशन हो जाएगी एल्कलॉसिस। अब ये एल्कलॉसिस रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा, ये डिपेंड करेगा CO2 के ऊपर एंड बाइकार्बोनेट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। ग्लूकोज बन रहा है फैट से, तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल एंड सैपोनिफिकेशन। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब फिर न्यू ग्लूकोज। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड glyconeogenesis. The second one is the correct answer. Synthesis of glucose from fat is called glyconeogenesis. Here is your next question. For assessment of temperature by correctly palpate the patient, the nurse will use, मतलब कि एक हमारे पास पेशेंट है और उसका हमें टेम्परेचर असेस करना है। फॉर असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय करेक्टली पैल्पेट द पेशेंट द नर्स विल यूज़। कोई पेशेंट है उसका हमें टेम्परेचर असेस करना है, और किसी भी थर्मामीटर या फिर किसी और अदर इंस्ट्रूमेंट से नहीं, हमें जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके हमें टेम्परेचर असेस करना है। तो हम किस तरीके से, बेस ऑफ द हैंड यूज़ करेंगे, या हम अपने हाथों के फिंगर टिप्स को यूज़ करेंगे, या डॉर्सल सरफेस को यूज़ करेंगे, या पामल सरफेस को यूज़ करेंगे। डॉर्सल सरफेस क्या होता है, बिहाइंड, या फिर मैं आपको बोलूँ तो बैक सेक्शन ऑफ योर हैंड, और पाल्मर क्या, फ्रंट वन, फ्रंट सेक्शन।
तो देखिए ये जो असेसमेंट है, असेसमेंट को हम एक कंडीशन के अंदर पढ़ते हैं जहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं फिज़िकल असेसमेंट, जहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं फिज़िकल असेसमेंट। फिज़िकल असेसमेंट के अंदर आएगा हमारा ठीक है, इसमें क्या है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन हम किससे करेंगे, बाय दी हेल्प ऑफ आइज, नेकेड आइज। पहले जो है हमें हमारी नेकेड आइज से पेशेंट की एक ग्रॉस, एक सुपरफिशियल कंडीशन को देखना है कि क्या कंडीशन है, फिर हमें पैल्पेट करना है, फिर परकशन करना है। परकशन मीन्स थपथपाना, और ऑस्कल्टेट हम किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, तो ये चार जो है कंडीशन, ये इसी ऑर्डर में रहता है, हम किसी और ऑर्डर में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्शन हम पहले करेंगे, फिर हम पैल्पेट करेंगे, फिर हम परकशन करेंगे, फिर हम ऑस्कल्टेशन करेंगे। ये एक जनरल फिजिकल असेसमेंट की कंडीशन होती है। बट यहीं पर अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो कि एक नर्स है, वो फिजिकल असेसमेंट कर रही है, फिजिकल असेसमेंट कर रही है, बट वहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दी है, नर्स जो है फिजिकल असेसमेंट कर रही है किसका, एब्डोमेन का। नर्स जो है वो फिजिकल असेसमेंट कर रही है एब्डोमेन का। तो यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला है फिजिकल असेसमेंट का, इप्पा करके हम बोलते हैं, इप्पा, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड आई एम पर पल। आई एम पर पल। I stands for inspection, I stands for inspection, A stands for auscultation, and here per is for percussion, and then pal is used for palpation. Okay. तो ये जो कंडीशन हमारी यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारे एब्डोमेन में। अगर एग्ज़ाम में अगर ये एब्डोमेन वर्ड लिखकर स्पेसिफाई कर दिया है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ ये करना है, आई एम पर पल। ठीक है, तो ये दो हमारे जो हैं ये कंडीशन हैं, टेक्निक्स हैं फिज़िकल असेसमेंट के। फिज़िकल असेसमेंट हम कहाँ से करते हैं, फिज़िकल असेसमेंट हमेशा हेड टू टो किया जाता है। फिज़िकल असेसमेंट हमेशा हेड टू टो किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय करेक्टली पैल्पेट द पेशेंट द नर्स विल यूज़, कि नर्स अपना कौन सा सेंस और किस तरीके से यूज़ करेगी एक टेम्परेचर के असेसमेंट करने के लिए। तो बेस ऑफ द हैंड से नहीं पता चलेगा, फिंगर टिप से पता नहीं चलेगा, पाल्मर जो फ्रंट साइड है वो नहीं, डॉर्सल सरफेस। कभी भी हम बुखार चेक करते हैं तो अपने हाथ का जो पीछे वाला हिस्सा है वो सामने वाले के सर पे या सामने वाले के पेट पे लगाते हैं ताकि पता चले कि कितना गर्म है। तो यहाँ पर आएगा थर्ड आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड इज़ द करेक्ट आंसर। कि एक नर्स जो है वो हाथ का डॉर्सल सरफेस यूज़ करेगी
करेक्ट असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ब्रोकास एरिया इज इन दी, ब्रोकास एरिया जो होता है प्रेजेंट होता है ब्रेन में एंड इट हेल्प इन दी स्पीकिंग, मतलब कि एक सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करके ब्रोकास एरियाज जो है हमें बोलने में हेल्प करता है और ये प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब में। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ब्रोकास एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो वी हैव टू आंसर दी फ्रंटल लोब। In a healthy man whose weight is 70 kg, the total water is approx. एक आदमी है जिसका वेट है 70 kg, तो हमें ये पता करना है कि उसकी बॉडी में वाटर कितना है। तो चलिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन जो बीइंग होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 60% वाटर होता है, 60% वाटर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो अगर हम इसको बोले 60/100 तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज को ब्रेक कर देंगे और हमें यहाँ पर 70 kg वेट दिया हुआ है इंटू 70। ठीक है, यहाँ से हम इसको काट देंगे और ये 0 से हम इसको काट देंगे तो 7 6 42। ठीक है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया है, 42 लीटर्स, 22 लीटर्स, 32 लीटर्स एंड 52 लीटर्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 42 लीटर्स। कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और हम कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं या फिर हम कंफ्यूज होकर करेक्ट फार्मूला या करेक्ट एक सिंपल सी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि यार एम्स का एग्ज़ाम है, नॉरसेट है, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, कुछ ज़रूर इसके अंदर ट्रिक्स है, कुछ स्ट्रैटेजी है, और हम क्या है ऐसे सोच के हमें तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या तो हम गलत कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में कई बार सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो एक हेल्दी मैन, अगर यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता कि अ हेल्दी मैन, वेट है 50 kg। ठीक है, तो एज एवरीवन नो कि एक अडल्ट मैन सिक्सटी % वाटर होता है ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो 60% को हम ब्रेक कर देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर, हमें ऑप्शन में क्या था 50 kg दिया है, तो यहाँ पे क्या गया हमारा 30। तो 30 लीटर जो है उसके पूरे वेट में से, यानी 50 kg का है जिसमें से 30 लीटर तो पानी है, बाकी का 20 लीटर उसकी पूरी बॉडी का वेट है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे 70 kg दिया तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट जाएगा 42 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स of aseptic technique is use of। कि जब भी हम कोई aseptic टेक्निक करने जाते हैं, aseptic मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, aseptic मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, aseptic टेक्निक्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं,
जब हम कहीं पर भी कोई स्टेराइल प्रोसीजर करते हैं, जब हम कहीं पर कोई स्टेराइल प्रोसीजर करते हैं तो वहाँ पर हम असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और जब भी हम कोई स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हैं और वहाँ पर हमें असेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करना, तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, फिर प्राइमरी गोल जो है वो हमारा क्या होता है? हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के 5 स्पेशल की मूवमेंट्स क्या हैं? हैंड वॉशिंग के 5 की मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, थर्ड, बिफोर टचिंग पेशेंट, फोर्थ, आफ्टर टचिंग पेशेंट, and fifth, after touching patient surrounding, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो ये 5 जो मोमेंट है, यहाँ पर आपको कंपलसरी है हैंड वॉश करना। ठीक है, 5 की मोमेंट्स क्या हैं? बिफोर प्रोसीजर आपको हैंड वॉश करना है, आफ्टर प्रोसीजर हैंड वॉश करना है, बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ये 5 कंडीशंस हैं जहाँ पर आपको हैंड वॉश करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असेप्टिक टेक्निक इज़ यूज़ ऑफ ग्लव्स। ठीक है, ग्लव्स हम यूज़ करेंगे, बट उससे पहले भी हमें कुछ करना होता है। मास्क भी हम यूज़ करेंगे, गाउन भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन हैंड वॉशिंग इज़ द प्रायोरिटी। बिना हैंड वॉश किए हमें किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। हैंड वॉश करना किसी भी प्रोसीजर का या फिर किसी भी असेप्टिक टेक्निक का सबसे प्राइमरी गोल माना जाता है। So first is the correct answer. Next, contraindication of aspirin is all except. एस्प्रिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको बताने हैं। व्हाट इज एस्प्रिन? एस्प्रिन इज नॉन स्टेरॉइड एंटी inflammatory drug, non-steroid anti-inflammatory drug। तो जब भी देखिए, एस्प्रिन जो है वो एक तो नॉन स्टेरॉइड ड्रग है, ऊपर से ये ब्लड थिनर की तरह भी काम करता है। जब भी हम एस्प्रिन को मिनिमम डोज में यूज़ करेंगे, मिनिमम डोज कितना? 75 mg, तो ये वर्क करेगा एज अ ब्लड थिनर।
और जब हम 300 और 325 mg इस तरीके से डोजेस को यूज़ करेंगे तो ये हमारा इफ़ेक्ट करेगा एज अ पेन किलर। अब एस्पिरिन यूज़ करने के कुछ इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट वर्क करता है, मतलब एक तरीके की एंटी प्लेटलेट ड्रग भी हम कह सकते हैं। तो जब भी पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट कम है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग, वायरल इन्फेक्शन, ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर एस्पिरिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ऐसी कंडीशंस में एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब वायरल इन्फेक्शन में क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? कोई भी वायरल इन्फेक्शन है लाइक डेंगू, चिकन पॉक्स, और यहाँ पर अगर हम एस्पिरिन दे दें तो क्या होगा? वायरल इन्फेक्शन प्लस एस्पिरिन will cause Ray's syndrome, a disease condition that will affect liver। ठीक है, लिवर को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए वायरल इन्फेक्शंस में एस्पिरिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। अब देखिए एस्पिरिन का हम जब यूज़ करते हैं तो कोई भी ड्रग जब हम यूज़ करते हैं तो देयर मे बी चांसेस ऑफ कि उस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए। तो मान लीजिए एस्पिरिन यूज़ कर रहे हैं और एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो गई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो गई है? यहाँ पर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत कॉमन है। फर्स्ट, वर्टिगो एंड टिनाइटस। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है नॉर्सेट में। नॉर्सेट 2021 में भी आया है, नॉर्सेट 2022 में भी आया है, एंड फर्दर मोर और फर्दर प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हमें हमेशा
एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हमें हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन इज ऑल एक्सेप्ट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि एस्पिरिन जो है एक एंटीप्लेटलेट ड्रग भी है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वहाँ पर अवॉइड करेंगे, किसी भी तरीके का ब्लीडिंग है तो वहाँ पर भी अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कंडीशन है जहाँ पर स्टमक के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, तो कहीं पर अल्सर है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो पेप्टिक अल्सर में नहीं देंगे। और ब्लीडिंग में नहीं देते क्योंकि ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी में भी नहीं देंगे। और मैंने आपको क्या बताया, वायरल इन्फेक्शन में नहीं देते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में अगर हम एस्पिरिन देंगे तो ये आपस में कंबाइन होके एक रेस सिंड्रोम डेवलप करेगा, जो कि कॉज करेगा रेस सिंड्रोम, और ये अफेक्ट करेगा लिवर को। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो एन वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय वेरिसेला जूस्टर, तो यहाँ पर भी हम नहीं देंगे। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एस्पिरिन एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होगा। यहाँ पर हम एज ए इंडिकेशन भी इसको समझ सकते हैं कि इंडिकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया, यहाँ पर एक्सेप्ट पे हमें फोकस करना है कि जो आंसर नहीं है वही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एग्ज़ाम में हमें हमेशा एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, नॉट, मोस्टली ऐसे अगर कोई कीवर्ड्स दिए हुए हैं तो वहाँ पर हमें हमेशा स्पेशली फोकस करना रहता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन इज ऑल एक्सेप्ट दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पिरिन। एस्पिरिन इनमें से क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है कौन सी क्लास ऑफ ड्रग के अंदर आती है। मिथाइल सैलिसाइलेट, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो एस्पिरिन जो है हमारा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की कैटेगरी में आता है। सो आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट ऑफ बेबी ट्रिपल बाय द एंड ऑफ। बच्चे का बर्थ, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है तो उसका वज़न 3 गुना कब हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीडियाट्रिक माइलस्टोन्स के क्वेश्चन हैं। और पीडियाट्रिक माइलस्टोन से क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक बच्चे का जो वज़न है वो अपने उम्र के 3 गुना, वो अपने वज़न के 3 गुना किस उम्र में होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 to 3.5 kg। ये होता है एक एवरेज में, और अगर एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर पूछे तो हम आंसर कर सकते हैं 2.8 kg। ये एक नॉर्मल बर्थ वेट होता है एक बेबी का। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि 3.5 kg का बेबी बर्थ हुआ है और ये है बर्थ के टाइम पे, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पर मान लीजिए एक्स वेट है उसका, फॉर एग्जांपल हम बेसिकली 3.5 मान के चलते हैं बिकॉज दैट इज़ अ हेल्दी वेट। तो डबल कब होगा, डबल हो जाता है 5 to 6 मंथ्स पे। बट अगर एग्ज़ाम में दिया हो इस तरीके से, एग्ज़ाम में दिया हो 5, 6, 7, 8 जो कि आता है एग्ज़ाम में, इस तरीके से ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप कंफ्यूज आओगे भाई हम क्या आंसर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में हमेशा नियर बाय वैल्यू ही पूछी जाती है टू गेट कैंडिडेट्स मोर कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से दिया है 5 to 6 मंथ, तो हमें हमेशा प्रायोरिटी देना है 5 को, कि मतलब 5 महीने का जब बच्चा होता है तो वो ऑलमोस्ट अपना वेट गेन डबल कर लेता है। तो हमें क्या देखना है कि बर्थ कभी भी हुआ हो 3 पॉइंट कितना भी केजी का बर्थ हुआ हो तो बच्चा जो है 5 to 6 मंथ में वेट गेन कर लेता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में एक ही पूछा हो तो हमें हमेशा 5 को प्रायोरिटी देनी रहती है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपल कब हो जाता है। ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ्स पे, ठीक है। 4 टाइम कब हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है 2 ईयर ऑफ एज पे। यहाँ पे हम 12 मंथ या फिर हम 1 ईयर भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम 24 मंथ भी बोल सकते हैं। 5 टाइम कब हो जाएगा, 3 ईयर पे। 6 टाइम 5 ईयर्स पे, ठीक है। 7 टाइम हो जाएगा 7 ईयर्स पे। हमने क्या देखा यहाँ पर, एक नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है एक बच्चे का, 2.5 से 3.5 kg। और एग्ज़ाम में अगर एक ही क्वेश्चन दिया है ना, मान लीजिए एग्ज़ाम में 2.5 दिया है, 2.8 दिया है, 3 दिया है और 3.5 दिया है, तो भाई ये तो सारे ही नॉर्मल वो वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करें, अब हम क्या आंसर करें, वेरी कंफ्यूजिंग।
तो अगर इस तरीके से नियर बाय क्वेश्चंस दिए हों जो कि एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें यहाँ पर 2.8 को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। नॉर्मल बर्थ वेट वैसे 2.5 से 3.5 kg होता है अगर आपको रेंज में पूछा है, लेकिन अगर इस तरीके से ऑप्शंस दे के कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं तो डोंट गेट कन्फ्यूज़, क्योंकि आप बी रैंकर नर्सिंग अकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आपको 2.8 आंसर करना है। बर्थ वेट कुछ भी हो डबल हो जाता है 5 to 6 मंथ्स पे, और अगर एक आंसर सिलेक्ट करना है तो 5 मंथ आपको सिलेक्ट करना है। बर्थ वेट का ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ्स पे, 4 टाइम हो जाता है 2 ईयर पे, 5 टाइम्स हो जाता है 3 ईयर पे, 6 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर पे एंड 7 टाइम्स हो जाता है 7 ईयर पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बर्थ वेट ऑफ बेबी ट्रिपल बाय द एंड ऑफ, ट्रिपल पूछा गया है भाई, मतलब कि 3 गुना कितने टाइम पे हो गया है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, 3 गुना हो रहा है हमारा 12 महीने यानी कि 1 साल पे, यानी कि 12 महीने। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बर्थ वेट ऑफ बेबी इज ट्रिपल बाय द एंड ऑफ 12 मंथ। Next question is best method for performing a physical examination on toddler. toddler हम किसे कहते हैं, 1 to 3 year of child, 1 से 3 साल के बच्चे को हम टोडलर कहते हैं। तो कोई टोडलर है यानी 1 से 3 साल के बीच में बच्चा है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने का सही तरीका क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, फ्रॉम हेड टू टो, यहाँ पर इसको हेड कर लीजिए, फ्रॉम हेड टू टो या फिर नन ऑफ दैम। तो क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर, बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन अ टोडलर। देखिए इस तरीके से अगर एग्जाम में दिया गया है तो हमें सबसे पहले ये करना है कि टोडलर पूछ रहा है, इन्फेंट पूछ रहा है, न्यूबॉर्न पूछ रहा है ना, अडल्ट पूछ रहा है, अडोलसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले तो हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। तो एग्जामिनर यहाँ पे हमसे पूछना चाहता है कि टोडलर के बारे में बताओ भाई मुझे, कि टोडलर का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो कैसे करना है। तो नन ऑफ देम तो नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बट क्या उससे भी ज़्यादा कोई प्रायोरिटी वाला आंसर है यहाँ पर, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। तो देखिए बच्चा है यहाँ पर, बच्चा मान लीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन करा रहा है, उसका मूड बदल गया, जाओ मैं नहीं करा रहा, कर लो जो करना है ना। तो हमें हमेशा क्या करना है, फ्रॉम लेस टू मोस्ट इंट्रूसिव, यानी कि हमें वहाँ से स्टार्ट करना जहाँ से बच्चे को कम इरिटेशन हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए उसके बच्चे को मान लो कि आँखों में पेन हो रहा है, ठीक है, बच्चे के मान लीजिए आँखों में दर्द हो रहा है और हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम हेड टू टो। तो हमने हेड एग्जामिन कर लिया, भाई कुछ नहीं हो रहा है, आँखें हमने देख ली कि हाँ ठीक है, कुछ स्वेलिंग तो नहीं है, कॉर्निया में कोई अल्सर वगैरह तो नहीं बने, बट हम देख रहे हैं कि रेडनेस हो रही है आँखों में। अब आपने आँखें खोल के देख ली कि हाँ भाई आँखों में रेडनेस हो रही है, उठा के एक आई ड्रॉप डाल दिया, अब बच्चा वहीं पर रोना स्टार्ट हो गया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, भागने लगा। तो आप बाकी का असेसमेंट कैसे करोगे कि भाई उसके नोज़ में साइनस है, लिप्स कैसे हैं, ब्लीडिंग गम्स है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग तो नहीं है, चेस्ट पे किसी तरीके का कोई पेन तो नहीं है, हार्ट रेट नॉर्मल है, एब्डोमेन में पेट में किसी तरीके का दर्द नहीं है, जेनाइटल्स नॉर्मल हैं, लेग्स में स्वेलिंग है या नहीं है, ये तो बच्चा करने ही नहीं देगा। तो हमें हमेशा क्या करना है, बेस्ट मेथड हमेशा वही करना है, फ्रॉम लेस टू मोस्ट इंट्रूसिव, कम इरिटेशन से ज़्यादा इरिटेशन की तरफ जाना है। आपने हेड टू टो देख लिया, आपने देखा कि आइज़ में इन्फेक्शन है, तो आइज़ को नहीं डिस्टर्ब करना है, लेट इट भी, पहले पूरी बॉडी को एग्जामिन कर लो, देख लिया कि हाँ अब पूरी बॉडी में कोई इशू नहीं है, तो हम जो है आँखों में आई ड्रॉप डाल देंगे या फिर जो भी ऑइंटमेंट है वो लगा देंगे। तो फ्रॉम लेस टू मोस्ट इंट्रूसिव, कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे, जो बच्चे को
पहले हम वहाँ पे एग्जामिन करेंगे जहाँ पर बच्चा जो है वो कंफर्टेबल है, फिर अनकंफर्टेबल पोजीशन की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेस्ट मेथड क्या है परफॉर्म करने का? फिजिकल एग्जामिनेशन एक टोडलर के अंदर, दैट इज़ फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव। और मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो पहले हम करेंगे इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। और अगर यही एब्डोमेन में पूछ लिया गया है तो इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पैल्पेशन। Now next question, what is the median age of walking a child? एक बच्चे के चलने का मीडियन एज क्या है? मतलब ये भी एक जो है पीडियाट्रिक माइलस्टोन से क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहाँ पे माइल्ड स्टोन्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पहले हेड से चलते हैं कि हेड होल्डिंग कितने एज में आ जाता है। मतलब कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो आप देखोगे कि आप उसे उठाओगे तो उसकी गर्दन पीछे को झुक जाती है, वो बच्चा जो है अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम हमेशा बच्चे के सर के नीचे हाथ लगा के उसको पकड़ते हैं। तो हेड होल्डिंग कितने महीने पे आ जाती है? 3 मंथ्स पे हेड होल्डिंग आ जाती है। और 3 मंथ पे क्या होता है? रिकॉग्नाइज मदर। रिकॉग्नाइज मदर ये भी जो है ये 3 मंथ्स पे डेवलप हो जाता है। मतलब कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को 3 महीने की एज में पहचानने लगता है। अच्छा, स्माइल कितने मंथ्स पे डेवलप होती है? स्माइल डेवलप होती है 2 मंथ्स पे स्माइल डेवलप हो जाती है। यानी बच्चा किसी को भी देख के स्माइल करता है वो 2 महीने पे आ जाता है। मतलब किसी को भी देखेगा, कोई से बात करेगा तो वो स्माइल करेगा। ठीक है। 5 और रोल ओवर, यानी कि अगर आपने पेट पे सुलाया तो बच्चा पीठ पे आ जाएगा अपनी, इधर उधर, मतलब कि रोल ओवर होने लगेगा, पलटने लगेगा। रोल ओवर आ जाता है 5 मंथ पे। और क्या आता है? सिट विद सपोर्ट। अगर आपने बच्चे के पीठ के पीछे कोई तकिया लगा दिया या फिर उसको हाथ से ऐसे पकड़ लिया तो बैठ जाएगा बच्चा, दैट इज सिट विद सपोर्ट। ये भी 5 मंथ पे डेवलप हो जाता है। और 5 मंथ पे क्या डेवलप हो सकता है? मिरर स्माइल। मिरर स्माइल भी 5 to 6 मंथ्स पे डेवलप हो जाती है। तो अब हमने क्या देखा? हेड होल्डिंग डेवलप, सोशल स्माइल डेवलप हो जाएगी 2 मंथ्स पे, हेड होल्डिंग हो जाएगा, मदर को रिकॉग्नाइज करने लगेगा। 5 मंथ के हमने माइलस्टोन्स देखे। नेक्स्ट क्या है? ट्राइपॉड फैशन में, ट्राइपॉड सिटिंग। ट्राइपॉड सिटिंग कितने टाइम में डेवलप होता है? तो 6 मंथ में ट्राइपॉड सिटिंग डेवलप हो जाता है। बच्चा जो है वो खुद से पैरों पे और हाथ आगे रख के बैठना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, क्रॉल कितने महीने पे स्टार्ट कर देगा? क्रॉलिंग यानी
रेंगना, पेट पे, पीठ पे बच्चा जो है वो रेंगना स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ क्रॉल। तो बच्चा जो है वो क्रॉल कितने मंथ्स पे स्टार्ट कर देगा? तो 7 मंथ पे बच्चा जो है वो क्रॉल करना स्टार्ट करता है। सिट विदाउट सपोर्ट, अभी तक जो हमारा बेबी था वो किसी भी सपोर्ट के थ्रू, हमने हाथ लगा दिया तो बैठ गया, पिलो लगाए तो बैठ गए, फिर अपने हाथ का ही सपोर्ट लेके, अपने हाथ आगे कर दिए, अपने हाथ का ही सपोर्ट लेके बैठने लगा। तो सिट विद सपोर्ट कर रहा था हमारा बेबी अभी तक। अब सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देगा कितने मंथ पे? दैट इज 8 मंथ। 8 महीने पे बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज क्रीप। क्रीप मतलब घुटने पर चलना। क्रीपिंग कितने महीने पे स्टार्ट हो जाएगी? क्रीपिंग स्टार्ट हो जाएगी 9 मंथ पे। देन स्टैंड विथ सपोर्ट, आप हाथ पकड़ाओगे स्टैंड विद सपोर्ट, आप हाथ पकड़ाओगे तो बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब हाथ पकड़ा के चलाने की कोशिश करोगे तो बच्चा चलने लगेगा। तो स्टैंड विथ सपोर्ट आता है हमारा 11 मंथ पे। ठीक है, अब 11 मंथ पे चलना स्टार्ट कर दिया किसने? सपोर्ट के साथ। कोई वॉल, दीवार का सहारा लेके, कोई स्टूल रखा है तो उसका सपोर्ट लेके, कोई सोफ़ा रखा है, बेड रखा है, उसका सपोर्ट लेके चलने लगेगा, या फिर मदर का हाथ पकड़ के, फादर का हाथ पकड़, मतलब किसी भी हाथ पकड़ के चलना स्टार्ट कर देगा। फिर आएगा, ये है स्टैंड विथ सपोर्ट। फिर आएगा स्टैंड विदाउट सपोर्ट। स्टैंड विदाउट सपोर्ट होगा हमारा 12 मंथ पे। ठीक है, और बच्चा जो है वॉक करने लगेगा। वॉक करने लगेगा हमारा 15 मंथ्स पे। ठीक है, रन करेगा मतलब कि दौड़ने लगेगा 18 मंथ्स पे। ठीक है, और अप स्टेयर्स, यानी कि आप अकेला छोड़ दोगे तो आप देखोगे सीढ़ियाँ चढ़ जा रहा है, दैट इज एट 24 मंथ्स और 2 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा आएगा डाउन स्टेयर्स, यानी कि आप देखोगे तो जो बच्चा है वो सीढ़ियाँ उतरने भी लगा है अब, दैट इज़ डेवलप एट 3 ईयर्स। तो ये हैं आपके 3 ईयर्स के डेवलपिंग माइलस्टोन्स। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया 2 मंथ से, कि 2 मंथ पे क्या होता है? सोशल स्माइल डेवलप हो जाती है, बच्चा जो है किसी को देख के स्माइल करने लगता है, कोई देखेगा उसकी तरफ तो वो स्माइल करेगा। और 3 मंथ्स पे क्या है? हेड होल्डिंग। जब भी हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को देखते हैं तो वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, हेड जो है उनका पीछे को लटकने लगता है। तो 3 मंथ्स का अगर बच्चा हो जाएगा तो अपने हेड को सपोर्ट करने लगेगा, और 3 महीने का बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है कि दैट येस शी इज़ माई मदर, और अपनी मम्मी के लिए और रो रहा होगा, अपनी मम्मी के पास जाएगा तो वहाँ पे वो चुप हो जाएगा, तो वो रिकॉग्नाइज करने लगेगा अपनी मदर को 3 मंथ्स पे। और क्या है? रोल ओवर कब स्टार्ट हो जाएगा? यानी कि लोटने लगेगा, रोल ओवर। पेट पे लिटाओगे तो पीठ पे आ जाएगा, पीठ पे लिटाओगे तो पेट पे आ जाएगा, दैट इज डेवलप एट 5 मंथ।
बच्चा जो है वो किसी भी सहारे से, आपने तकिया लगा दिया पीछे, आपके बेड के हेल्प से आपने अपना हाथ लगा दिया पीछे, तो सिट विथ सपोर्ट डेवलप हो जाएगा 5 मंथ पे। और 5 मंथ पे डेवलप हो जाती है मिरर स्माइल, जो बच्चा जो है अपने आप को मिरर में देख के स्माइल करने लगता है। 5 to 6 मंथ्स पे डेवलप हो जाती है मिरर स्माइल। फिर क्या है, ट्राइपॉड सिटिंग। ट्राइपॉड सिटिंग क्या है, जैसे कि बेबी है और ये ऐसे बैठा हुआ है, तो ये इसके पैर हैं दोनों, और यहाँ से हाथ को इस तरीके से करके और आगे को झुक के बैठ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्राइपॉड सिटिंग। तो ये ट्राइपॉड सिटिंग जो है ये 6 मंथ में ट्राइपॉड सिटिंग डेवलप हो जाती है। क्रॉल करना कब स्टार्ट करेगा, यानी बच्चा जो है वो रेंगना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आप नीचे छोड़ोगे उसको तो पेट पे रेंग रेंग के आगे चला जाएगा, या फिर बेड पे छोड़ेंगे हम तो बेड पे रेंग रेंग के आगे चला जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना। ये डेवलप हो जाता है 7 मंथ्स पे। सिट विदाउट सपोर्ट, बिना किसी चीज़ की सहायता लिए जो है अब हमारा बच्चा बैठने लगा है, और अब हमारा बच्चा हो चुका है 8 महीने का। क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी कि घुटनों पर चलना। यानी कि 9 महीने का बच्चा हो गया, वो घुटने पर चलना स्टार्ट कर देगा, और घुटने पर चल के वो मम्मा के पीछे 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 भागेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टैंड विथ सपोर्ट। आपने हाथ दिया तो बच्चा जो है हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, चलाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे चलेगा भी। कोई स्टूल है, स्टूल पकड़ के खड़ा हो गया, कोई सोफ़ा है, सोफ़ा पकड़ के खड़ा होगा, धीरे धीरे चलने लगा। तो स्टैंड विथ सपोर्ट इज अराइव एट 11 मंथ्स। स्टैंड विदाउट सपोर्ट, अब उसे किसी भी चीज़ की सहायता नहीं चाहिए, अपने आप ही खड़ा हो सकता है और अपने आप ही सारे काम कर सकता है। दैट इज स्टैंड विदाउट सपोर्ट। वो डेवलप होता है 12 मंथ्स पे। अब बच्चा जो है वॉक करना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, दैट इज़ 15 मंथ। दौड़ने लगेगा, दैट इज़ एट 18 मंथ्स। अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाएगा एट द एज ऑफ 24 मंथ, और सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगेगा एट द एज ऑफ 3 मंथ्स। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स थे ये बता दिए, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ये आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, और ये आप डेली पढ़ेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ द मीडियन एज फॉर वॉकिंग अ चाइल्ड। एक बच्चा जो है वो कितने एज पर चलना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट, तो जब भी इस तरीके से पूछा गया तो हमें विदाउट सपोर्ट ही मानना है, क्योंकि सपोर्ट के साथ वो खड़ा स्टार्ट, बैठना चलना स्टार्ट कर रहा है, बट हमें विदाउट सपोर्ट मानना है। तो देखिए क्या है, वॉक करना स्टार्ट करेगा। वॉक करना कब स्टार्ट कर रहा है, 15 मंथ्स पे, बट यहाँ पर 15 मंथ ऑप्शन में नहीं है, तो वी विल चूज द नियर बाय, दैट इज 14 मंथ। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। जो आंसर नंबर 4 है ये करेक्ट आंसर है, कि एक बच्चा जो एक मीडियन एज आसपास, जो एक बच्चा है वो 12 महीने यानी कि साल भर की उम्र में चलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पीडियाट्रिक माइलस्टोन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है, और हम ऐसे बेस्ट सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, and if you found the video helping supportive, please subscribe the channel.